दोस्तों, एक जिले में एसपी साहब की शादी हो रही थी। उस शादी में बहुत अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। एसपी साहब अपने शादी में भिखारियों को खाने का भी इंतजाम किया था। उनका मानना था कि हम इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए जो हमसे नीचे तबके के हैं। इसलिए उन्होंने भिखारियों को भी अपने शादी में बुलाया था। शादी के वक्त बहुत सारे लोग जुटे हुए थे और सभी एक एक करके उन दोनों को बधाई दे रहे थे, दुल्हा दुल्हन को, और कुछ लोग गिफ्ट भी दे रहे थे। इसी बीच एक भिखारी आ गया और वो आकर सीधे एसपी साहब को जैसे ही देखता है तो वो हंसने लगता है और हंसते हुए कह रहा था, अगला नंबर 13 है। अब ये बात सुनकर एसपी साहब घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये मामूली सी भिखारी आते ही ऐसे क्यों मुझे बोल रहा है। अब जो भिखारी होता है एसपी साहब को देखकर हंसने लगता है और उन्हें बहुत गौर से देखता है। अब जैसे ही एसपी साहब की जो पत्नी होती है वो उस भिखारी को देखती है तो पुलिस वालों से इशारा करके उसे हटाने के लिए कहती है, क्योंकि खुद ही उनकी जो पत्नी थी वो एक दरोगा थी। अब जो पुलिस वाले हैं वो भिखारी को हटाने लगते हैं, तभी एसपी साहब कहते हैं, रुको, इसे इस तरह यहाँ से नहीं निकालो, मैं इनसे बात करता हूँ। एसपी साहब कहते हैं, ये आदमी यहाँ तक ये जानता है कि मैं कौन हूँ, इसके बावजूद भी इस तरह की बातें कर रहा है, तो कोई ना कोई बात जरूर होगी, इसलिए आप लोग इसे छोड़ दो। अब पुलिस वाले एसपी साहब की बात सुनकर उसे छोड़ देते हैं, मगर जैसे ही एसपी साहब की जो पत्नी थी उस भिखारी को देखती है तो उसके चेहरे की रंग उड़ गई थी और ये सब एसपी साहब भाप चुके थे। इसलिए वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात में कुछ तो राज है और उस सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। एसपी साहब भिखारी को लेकर साइड में चले जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी पत्नी दरोगा है और मैं एसपी हूँ? हम चाहे तो तुम्हें सलाखों के पीछे चंद मिनटों में पहुंचा सकते हैं, इसके बावजूद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तब भिखारी कहता है, साहब, मैं जानता हूँ कि आपकी पत्नी दरोगा है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप एसपी हैं, मगर फिर भी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। अब जो एसपी होते हैं और भी चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम मुझे बताओ कि क्या कहना चाहते हो। अब जो भिखारी होता है कहता है, साहब, अगर मेरी बातों को सुनना है तो आपको कुछ वक्त मुझे देना होगा। अब एसपी साहब कहते हैं, ठीक है, तुम मेरा वक्त ले लो, लेकिन जो भी जानते हो वो मुझे बता दो। अब एसपी साहब भिखारी से कुछ जानना ही चाहते हैं, तभी उनकी पत्नी आ जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी शादी होने वाली है आज और आप इन भिखारियों के बीच खड़े होकर न जाने कौन सी बातें किए जा रहे हो। अब एसपी साहब जब अपनी पत्नी की ऐसी हरकत देखते हैं तो उन्हें और भी शक हो जाता है, क्योंकि एसपी साहब की जो पत्नी थी वो चाहती थी कि जल्द से जल्द भिखारी वहाँ से चला जाए। वो बार बार उसे भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी एसपी साहब कहते हैं, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब जैसे ही उनकी पत्नी जाती है तो फिर से भिखारी से वो पूछने लगते हैं कि बताओ, तुम उसे कैसे जानते हो? तब भिखारी कहता है, साहब, ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है। कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली के कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम सूरज होता है, और उसी कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम रेनू था। रेनू और सूरज दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों ही शादी भी करना चाहते थे। सूरज का परिवार बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और जो रेनू थी वो भी अच्छे खासे घर से थी। अब रेनू अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। जब उसके माता पिता को पता चलता है कि सूरज नाम का लड़का बहुत ही अच्छा है तो वो राजी हो जाते हैं। उसकी शादी हो जाती है सूरज के साथ। इनकी शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, इसलिए इनका जीवन बहुत ही खुशमय बीत रहा था। ये दोनों बड़े ही खुशी खुशी अपना समय बिता रहे थे। अब जो सूरज था वो अपने पिता के कामों में लग जाता है और जो रेनू थी वह पढ़ाई करके कोई अच्छे खासे अधिकारी बनना चाहती थी, इसलिए वो पढ़ाई में लग जाती है। पढ़ाई करने के बाद वो दरोगा बन जाती है और वह एक शहर में काम करने लगती है। अब जैसे ही रेनू दरोगा बनती है तभी उसके पति सूरज की बिजनेस जो थी वो बहुत ही धीमी हो जाती है, यानी कि उसका बिजनेस बहुत ही घाटे में जाने लगता है। इधर रेनू का पैसे से अंधी हो चुकी थी क्योंकि उसे भरपूर पैसा मिल रहा था, मगर उसके पति बहुत परेशान थे क्योंकि उनका बिजनेस दिन पर दिन घाटा में जा रहा था। अपनी ड्यूटी की वजह से रेनू अपने पति से अलग रहती थी और जो सूरज था वो अपने परिवार के साथ रहकर अपने बिजनेस को देख रहा था, मगर बिजनेस अब ठप हो चुका था।
वो बहुत ही परेशान रहने लगा था, यहाँ तक कि डिप्रेशन में जा चुका था। तभी उसके परिवार वाले उसे सलाह देते हैं कि तू इतना परेशान न हो, तुम्हारी पत्नी अच्छी खासी कमा लेती है, इसलिए तुम उसी के पास चले जाओ। सूरज अपने माता पिता की बातों को मानकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है, यानी कि मुजफ्फरपुर चला जाता है, जहाँ उसकी पोस्टिंग थी। अब दोनों ही एक साथ रहने लगते हैं। रेनू अपने पति का खूब ख्याल रखती है, उसका खूब सेवा करती है और कहती है, आप चिंता ना करो, मेरे साथ आराम से रहो। इस तरह उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। तभी जहाँ रेनू ड्यूटी किया करती है, वहीं एक नया एसपी आ जाता है। अब जैसे ही उस एसपी को देखती है तो उसका दिल उस पे आ जाता है। अब एसपी साहब के करीब जाने की कोशिश करती है, उनसे बातें करती है और उन्हें पाने की सोच लेती है। तभी एसपी साहब होते हैं जो उन्हें भी महसूस हो जाता है। अब वो सोचते हैं कि अगर ये सच्चे दिल से मुझे चाहती है तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं, और वो शादी का प्रस्ताव दे देते हैं। अब जैसे ही रेनू नए एसपी प्रभात की बात सुनती है तो वो खुशी से झूम उठती है, लेकिन फिर उसे चिंता सताता है कि वो तो पहले से शादीशुदा है और उसका पति जो है वो बहुत ही डिप्रेशन में जा चुका है, जिसका देखभाल करना पड़ता है इसे। लेकिन रेनू प्रभात को इस कदर चाहने लगती है कि वो अपने पति से काफ़ी दूर हो चुकी थी, यानी अपने कॉलेज के टाइम का प्यार को वो भुला चुकी थी। अब प्रभात के प्यार में वो पागल हो चुकी थी, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, यहाँ तक कि अपने पति को रास्ते से भी हटाने का सोच लेती है। अब वो इस बात को लेकर एक डॉक्टर से मिलती है और उनसे कुछ ऐसी मेडिसिन लाती है जिसे खाने के बाद दिमागी हालत ख़राब होने लगता है। अब रेनू उस दवाई को लेकर घर आ जाती है और अपने पति का ख्याल रखती है और इस बहाने से उस दवाई को दे देती है। अब सूरज दिन पर दिन दिमागी कमजोरी महसूस करने लगता है। ऐसे ऐसे सूरज पागलों की तरह हरकत करने लगता है। यह देखकर रेनू उसे पागल खाने में ले जाकर भर्ती कर देती है। अब पागल खाने में जाने के बाद सूरज उन पागलों के साथ रहने लगता है, मगर वहाँ वो दवाई उसे नहीं कोई दे रहा था, क्योंकि रेनू तो अब अपने दुनिया में गुम थी और वहाँ उसे दवाई नहीं देने की वजह से वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, यानी कि जो उसकी दिमागी हालत ख़राब हुई थी वो अब ठीक होने लगी थी। धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। लेकिन सूरज जैसे ही ठीक होता है तो देखता है कि मैं तो एक पागल खाने में हूँ। अब यह देखकर वो बेचैन हो उठता है, घबरा जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। कहता है, डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं बिल्कुल ही ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर से बहुत ही मदद मांगता है, मगर डॉक्टर उसे पागल समझकर उसी पागल खाने में कैद करके रख देते हैं। अब धीरे धीरे समय इस तरह चलते रहता है और जो इधर नया एसपी प्रभात था, उसके घर वाले उसे शादी के लिए दबाव डालने लगते हैं। अब प्रभात शादी की बात सुनकर वो रेनू के बारे में घर में बताता है कि मैं रेनू से शादी करना चाहता हूँ, एक दरोगा है। अब जैसे ही उसके घर वाले ये बात सुनते हैं कि लड़की एक दरोगा है और पढ़ी लिखी सुंदर भी है, तो प्रभात के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और अब फिर दोनों की शादी की तैयारी होने लगती है। अब जो प्रभात होता है, उसके माता पिता एक अच्छे से मुहूर्त निकालकर उन दोनों की शादी कर देना चाहते हैं, मगर उससे पहले उसके माता पिता से मिलना चाहते हैं। मगर जो रेनी थी वो किसी न किसी बात से बहाना कर जाती थी। इधर दोनों की शादी की तैयारी चल ही रही थी और उधर जो सूरज था वो अपने डॉक्टरों से बार बार कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दे, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी उस हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर आते हैं निगरानी के लिए। अब जैसे उस डॉक्टर को देखता है सूरज तो वो समझ जाता है कि मेरी मदद सिर्फ यही कर सकते हैं, और उसके पास जाने के बाद डॉक्टर के पास अपनी कहानी सारी बताता है। अब जैसे ही वो डॉक्टर जो आए थे वो उसका चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ है, इसे तो यहाँ बिल्कुल ही रखना अच्छी बात नहीं है। अब पागल खाने से छूटने के बाद वो सीधे अपनी पत्नी की डेरा पे जाते हैं, मगर जैसे ही वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर गार्डन में बहुत ही सजा धजा सा महसूस हो रहा है और वहाँ बहुत सारे लोग जुटे हैं, और जो उसकी पत्नी थी वो वहीं बैठे किसी व्यक्ति से बात कर रही थी। वहाँ कुछ लोगों से वो पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि इन दोनों की शादी होने वाली है। इतना सुनने के बाद वो सीधे सोचता है कि जाकर इन दोनों को बता दूं कि क्या बात है, मगर फिर सोचता है अगर मैं डायरेक्ट जाकर बोलूँगा तो फिर ये दोनों मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शादी एसपी के साथ हो रही है और ये खुद दरोगा है। यही सोचकर वो ठिठक जाता है। इधर रेनू और एसपी साहब की शादी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। एसपी साहब सभी को काट देते हैं, यहाँ तक कि भिखारियों को भी आमंत्रित करते हैं। अब जिस दिन शादी होती है उस दिन वह पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद देखता है कि दोनों स्टेज पर बैठे हैं और इधर खाने पीने की व्यवस्था सभी भिखारियों की बड़ी अच्छे तरीके से की गई है।
भिखारी सीधे एसपी साहब के पास जाता है और हंसते हुए कहता है, अगला नंबर 13 है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। अब इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद सूरज कहता है, उसके बाद की कहानी तो आपको पता है। तब एसपी साहब कहते हैं कि मुझे कैसे पता है आगे की कहानी। अब जो सूरज होता है कहता है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का मैं ही हूँ। मेरा ही नाम सूरज है और जो आपकी पत्नी बनने जा रही वो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी, लेकिन उसने आपसे शादी करने के लिए मुझे रास्ते से भी हटाना सही समझा। इतना सुनने के बाद एसपी साहब समझ जाते हैं कि आखिर उनकी पत्नी इस भिखारी को बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश क्यों कर रही थी। अब एसपी साहब अपनी पत्नी को बुलाते हैं और उस भिखारी को दिखाकर कहते हैं, क्या तुम इसे जानती हो? तब रेणुका कहती, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ऐसा सुनते ही सूरज बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हारा पति सूरज नहीं हूँ? अब जब सूरज देखता है कि वो तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, तो अपने पर्स में से कुछ फ़ोटो निकालता है और दिखाने लगता है। अब जैसे ही एसपी साहब फ़ोटो देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये महिला एक फ्रॉड है और उसे अपने पति को धोखा दिया है। अब जो एसपी साहब होते हैं उस महिला को अरेस्ट करा देते हैं क्योंकि उसने अपने पति को धोखा दिया था। रेनू को जेल हो जाती है और जो एसपी साहब हैं वो सूरज की बहुत मदद करते हैं, उसे अच्छे खासे बिजनेस कराते हैं। सूरज भी दिन रात मेहनत करके फिर से उसी मुकाम को हासिल कर लेता है जिस मुकाम पे कभी हुआ करता था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानियाँ लेकर मैं आती रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।